सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का एग्रोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। मैं देखो दोस्तों, अभी आप लोगों के सारे पेपर हो गए, सिर्फ एक बोर्ड्स के एक पेपर बचे हुए हैं जो मेन सब्जेक्ट्स के होते हैं, वो है एसएसटी। तो दोस्तों आज मैं आपको जीओ के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो इस साल के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर वन है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट किस लिए हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, या सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको लीड किया था इस मूवमेंट को, और इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए मूवमेंट किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सही आंसर क्या होगा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। पहला रेड सॉइल फॉर एप्पल कल्टीवेशन, alluvial soil for sugarcane cultivation, laterite soil for cashew cultivation and black soil for cotton cultivation। देखो, ब्लैक सॉइल कॉटन, काली मिट्टी पे क्या होता है? कॉटन बनाया जाता है, तो ये सही है। लेटेराइट सॉइल पे कैस्यू कल्टीवेट किया जाता है, ये भी सही है। एलुवियल सॉइल पे सुगरकेन कल्टीवेट किया जाता है, तीनों सही है। तो फिर गलत आंसर कौन सा होगा? तो होगा रेड सॉइल पे एप्पल कल्टीवेशन। नहीं, एप्पल कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट सॉइल का यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया इज टेरेस फार्मिंग डन। इंडिया के कौन से स्टेट में टेरेस फार्मिंग होती है? कौन से स्टेट में? तो देखिए, पंजाब, मिडिल स्टेट, राजस्थान एंड उत्तराखंड। देखो, ये जो तीन हैं, ये तीनों आपके प्लेन एरिया वाले हैं। टेरेस फार्मिंग कहाँ पे होते हैं ज्यादातर? तो माउंटेन पे होते हैं या माउंटेन वाले रीजन में होते हैं। तो इसमें से देख लो आप कौन से आपके माउंटेन वाले रीजन है। कौन सा रीजन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। सही आंसर क्या होगा आपका? उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट करेक्टली डिस्क्राइब खादर सॉइल। इनमें से कौन सा सही तरीके से खादर सॉइल को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है? ठीक है, पहला है, दिस इज न्यू एलुवियल सॉइल। खादर सॉइल क्या होता है? तो वैसे न्यू एलुवियल सॉइल या वैसे एलुवियल सॉइल। खादर सॉइल क्या होता है? तो ये इसमें बहुत एलुवियल सॉइल, नया एलुवियल सॉइल होता है, इसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेवल होते हैं और मोर फर्टाइल होता है। सही, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, कि इसमें लेस फाइन पार्टिकल्स होते हैं, नहीं बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा मिनरल्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एंशिएंट इंडिया में वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते थे? तो आंसर होगा स्टेप, पहला आंसर क्या होगा? स्टेप वेल एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। स्टेप वेल क्या होता था? तो एंशिएंट टाइम में लोग वाटर टैंक्स बनाते थे, इस वाटर टैंक में स्टेप वेल्स, जिसको बावली या वैब्स बोला जाता था। स्पेशली राजस्थान वाले एरिया में, जहां पे आप देखोगे वहां पे बहुत सारे बावलीज हैं। दिल्ली में भी है महाराजा अग्रसेन की बावली, वहां पे वो भी किसके लिए बनाया गया था? तो वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था। ठीक है, और दूसरा टैंक्स एंड कून्स। टैंक्स जो होते थे अंडरग्राउंड भी होते थे और सरफेस पे भी होते थे। ठीक है, जिसका यूज इरिगेशन के लिए किया जाता था। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट इंडस्ट्री हुगली रिवर के आसपास वाले एरिया में ही क्यों है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जूट इंडस्ट्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि जितनी भी जूट इंडस्ट्रीज है वो हुगली रिवर है और उसके आसपास वाले रीजन में क्यों है, या उसके आसपास वाले रीजन में क्यों किए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? देखो, पहला, जूट इंडस्ट्री जितने भी है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? जूट इंडस्ट्री के लिए जूट होता है। अब जूट कहाँ पे ग्रो किया जाएगा? तो वैसी जगह जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी हो और ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, इन तीनों चीजों को जूट हुगली रिवर के आसपास में ज्यादातर ये तीनों चीजें अवेलेबल है। अब हुगली रिवर कहाँ पे आता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, इसीलिए वेस्ट बंगाल जो है वो जूट का मेजर प्रोड्यूसर है। ठीक है, यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होती। बारिश के समय में वहां पे बहुत अच्छी बारिश होती है, और जब बारिश नहीं होती तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा रिवर वहां पे पूरे साल पानी अवेलेबल कराती है, जिसकी वजह से फाइबर्स को अच्छे से वॉश किया जाता है। साथ ही इनकी रेटिंग या सोकिंग के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि जूट जो होता है वो उसके जो प्लांट्स होते हैं बहुत पतले होते हैं और पतले बैम्बू स्टिक की तरह होते हैं। उसको क्या किया जाता है? काट लिया जाता है और उसको पानी में डाला जाता है सोख होने के लिए। जब वो सोख हो जाता है तो सोख, उसके बाद में उसके स्किन जो होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, जिसको हम बार्क कहते हैं, छाल कहते हैं। ठीक है, फिर उस स्किन को निकाल के उससे थ्रेड निकाले जाते हैं, और वही थ्रेड्स जूट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो, अब
जो भी जूट के थ्रेड्स निकाले जाते हैं उसको उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए और फैक्ट्री से निकले हुए जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उसको मार्केट में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, जो कि कोलकाता में या वेस्ट बंगाल के आसपास में बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। यहाँ तक कि इंडिया के जो जूट्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वहां पे सेल किया जाता है। इसके लिए जो पोर्ट यूज किया जाता है वो कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है? कोलकाता पोर्ट यूज किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है राइस और व्हीट कल्टीवेशन के लिए जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। ये भी आपके बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है राइस कल्टीवेशन के लिए। राइस कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो टेम्परेचर हाई इन द सेंस कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, ठीक है। दूसरा रेनफॉल जहां हाई ह्यूमिडिटी हो और एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर हो। और तीसरा जो सॉयल होता है वो क्लेई और लोनली सॉयल होना चाहिए, लोमी सॉयल होना चाहिए जो वाटर को रिटेन कर सके और वाटर को होल्ड कर सके। ये कहाँ पे मिलते हैं? जनरली वैली या डेल्टा में मिलते हैं। यही रीजन है कि जो राइस की खेती होती है वो नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट जो है जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम के कुछ रीजन में नीचे ले जाओ तो केरला वगैरह, तमिलनाडु वगैरह में इसकी राइस की खेती की जाती है। दूसरा व्हीट क्रॉप, तो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए कूल ग्रोइंग टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ग्रोइंग सीजन के लिए 10 to 15 और जब कटिंग होती है उसकी तो हार्वेस्टिंग की जाती है तो वो कब से कब तक चाहिए? 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो इसके लिए मॉडरेट एनुअल रेनफॉल यानी 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और सॉयल जो होना चाहिए वो फर्टाइल एलुवियल सॉयल या लोमी सॉयल होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सारी कहाँ पे मिलती है? तो ये भी वही जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, एमपी का कुछ एरिया, राजस्थान का कुछ एरिया, बिहार का सर्टेन रीजन, तो वहां पे ये सारी चीजें ग्रो की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनरल कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और आयरन ओर को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो? आयरन ओर के कहाँ पे ज्यादा मिलता है? तो देखो मिनरल कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहला रिसाइकल एंड रीयूज प्रोसेस, RR बोलते हैं इसको, रिसाइकल एंड रीयूज। कि जब भी हमें पता है मेटल स्क्रैप जो होते हैं उसको कबाड़ी वाले आते हैं वो खरीद के ले जाते हैं, फिर हमें नहीं पता वो कहाँ जाते हैं स्क्रैप्स। वो स्क्रैप्स को फिर से जो कंपनी होती है, जो फैक्ट्री होती है, उसको रीयूज करने के लिए उसको अच्छे तरीके से रिसाइकल करती हैं और फिर उससे जो जो नीड्स होती हैं उस नीड्स को बनाती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो माइनिंग नीड्स होती हैं वो कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा सस्टेनेबल माइनिंग, नए नई टेक्नोलॉजी का यूज करके और जो वेस्टेज होता है माइनिंग में उसको हम और कम करके बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए एक्सट्रैक्ट कर सके तो और बेटर होगा। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स, जो रिन्यूएबल मटेरियल्स होते हैं उसका ज्यादा यूज करना, ठीक है, और मिनरल्स की स्कैर्सिटी को कम कर सकता है। प्लान्ड यूजेज, मैनेज रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स होते हैं उसको इस तरीके से मैनेज किया जाए या सस्टेनेबल मैनर में मैनेज किया जाए जिसकी वजह से इसका फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल हो पाए। ऐसा ना हो कि भाई हम ही यूज कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा हुआ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है वो प्रॉफिटेबल नहीं है या बहुत लो ग्रेड के हैं, तो इस केस में हम अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा के और हाई ग्रेड ओर्स को, जो लो ग्रेड ओर्स होते हैं उससे भी हम हाई मिनरल्स रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि आयरन ओर मिलता कहाँ कहाँ पे है? तो मेजर आयरन ओर बेल्ट कहाँ कहाँ पे है? ओडिशा झारखंड बेल्ट, ठीक है। यहाँ पे जितने भी की माइंस है जहां से आयरन ओर निकाला जाता है वो सारे इसी एरिया में है, जिसमें नावमुंडी और गुआ, ठीक है। इसके अलावा दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट ये छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इसमें बैलाडीला रेंज जो कि हाई ग्रेड हेमेटाइट वहां पे मिलता है, जो कि आयरन ओर का वन ऑफ द बेस्ट ओर माना जाता है इसको। तीसरा है बैली एंड चित्रदुर्ग तुमकुरू बेल्ट, ये कर्नाटका में है। यहाँ पे सबसे बड़ा रिजर्व है और जो माइंस यहाँ पे सबसे फेमस है वो है कुदेरमुख माइंस। नेक्स्ट है महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट, इसमें रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में और गोवा के प्राइमरी एरिया में यहाँ पे एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यहाँ पे माइनिंग की जाती है, ठीक है।
चलिए, नेक्स्ट है मैप वर्क। मैप वर्क में क्या है, इन आपको एक पर्टिकुलर इंडियन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप लेना है और फिर उसमें अप्रोप्रिएट सिंबल्स के थ्रू उनके नेम्स मार्क करने हैं। पहला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे पड़ता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कोलकाता में पड़ता है। तो कोलकाता में कहाँ पे पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है मुंबई कॉटन टेक्सटाइल सेंटर। हाँ जी, मुंबई कॉटन टेक्सटाइल सेंटर कहाँ पे पड़ेगा? महाराष्ट्र में। नागार्जुन सागर डैम तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। और नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है और कोलकाता में है। तो कोलकाता देख लो कहाँ पे है, कोलकाता यहाँ पे है। ठीक है, कोलकाता यहाँ पे है, को मार्क करना है। नेताजी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है मुंबई कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र मुंबई कॉटन टेक्सटाइल यहां पे होगा। क्या हो जाएगा? मुंबई कॉटन टेक्सटाइल, एमसीटी। ठीक है, एमसीटीसी। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर डैम कहां पे आएगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। देखो आंध्र प्रदेश से ये वाला एरिया है, यहीं पे है। नागार्जुन सागर डैम। और नरोरा, नरोरा पावर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है? यूपी में है। नरोरा पावर स्टेशन कहाँ पे है? यूपी में है, नरोरा पावर स्टेशन। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।